नमस्कार बंधु। आज चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसको रक्तचाप की बीमारी भी बोलती हैं। और रक्तचाप एक साइलेंट किलर है। इसका पता नहीं लगता है कि ये किसको है किसको नहीं है। बहुत साइलेंटली ये छुपी हुई डिसीज रहती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन ये बहुत मेजर किलर डिसीज है। और इससे हमारे जो समाज है, पूरी वर्ल्ड है, उसमें बहुत नुकसान होता है। पूरे विश्व में लगभग 1 से 25 करोड़ लोगों को ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हमारे देश में करीब 20% फीमेल्स में, लेडीज में, और 25% मेल्स में, पुरुषों में ये बीमारी यहाँ पे प्रेवलेंट है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है। और ये बीमारी के जो 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो कि इसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई कारण समझ में नहीं आता है, कोई विजिबल कॉज नहीं होता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो उसमें कोई बीमारी का कारण नज़र आता है, जैसे किडनी फेल हो रही है, किडनी की डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, या कोई एड्रिनल ट्यूमर है, या और कोई अन्य बीमारी है उसकी वजह से, या ड्रग इंड्यूस्ड है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट वगैरह लेते हैं, तो उनकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर रहता है। तो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जिनसे कि ये प्रेसिपिटेट होता है ब्लड प्रेशर। सो ये जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द आर्टीरियल वॉल। जो कि हमारा खून है, जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, जो नलिकाएं हैं, हृदय से जो रक्त है वो पूरे शरीर में पंप किया जाता है, और आर्टरीज के द्वारा और वेन्स के द्वारा वो लौट के दोबारा से लंग में होते हुए वो वहाँ शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर फिर दोबारा हार्ट में प्रवेश करता है, और हार्ट से फिर वो जो है शुद्ध रक्त शरीर में भेजा जाता है। वहाँ से वो यूटिलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर लंग से वो हार्ट में आता है। यही साइकिल हमारी हार्ट बीट के साथ और सांस लेने के साथ में चलती रहती है। बंधुओं, ये इसके ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाना जाए कि ब्लड प्रेशर किसी को है? बहुत से ज़्यादातर केसेस में तो ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण ही नहीं होता है, आपको पता ही नहीं लगता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मैंने अपने जीवन में, अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि किसी का ब्लड प्रेशर 240/140 है, और उतने पे ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए, और जिनका बीपी नापा वो कह रहे हैं साहब हमें कोई लक्षण ही नहीं है। और कुछ एकाध पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने के बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दवा भी नहीं लेंगे, और बाद में लॉन्ग रन में पता लगा कि उनकी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे आ गए। तब 15-20 साल जब उनको हो गए, तब उनको होश आया कि नहीं, हमको जब शुरू में डॉक्टर लोग कहते थे कि दवाई कराओ तो हमें दवाई करानी चाहिए थी। तो कुछ लोगों में जो सिम्टम होते हैं वो लक्षण इस प्रकार होते हैं। हेडेक हो सकता है, थकान रह सकती है, और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और किसी किसी को पाल्पिटेशन है वो भी फील होता है, और सांस फूलने लगती है। पैदल चलने पे, थोड़ा सा काम करने पे सांस फूलने लगती है। किसी किसी को चेस्ट पेन भी हो सकता है, और कभी कभी आपको थोड़ा चक्कर भी आने लगता है, डिजीनेस सी फील होती है, थकान महसूस होती है। तो ये जो है इसके लक्षण होते हैं। अब कितना ब्लड प्रेशर हमारा है वो नॉर्मल है, और इनके क्या ग्रेड हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर यूजुअली हम एडल्ट में बोलते हैं 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। और जो 120 से लेके 140 तक है वो सिस्टोलिक, ये ऊपर वाला होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट पंप करता है, उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो ऊपर की रीडिंग होती है। तो वो 140 तक, 139 तक अगर है तो वो वहाँ तक नॉर्मल माना जाता है। उसको जो है प्री हाइपरटेंसिव बोलते हैं, और उसमें कोई दवा की जरूरत नहीं होती है।
इसी तरीके से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 89 तक है, तो ये जो है 60 to 89 अगर है तो उसको हम लोग प्री हाइपरटेंसिव या बोलते हैं और उसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है। हाइपरटेंशन कहाँ पे डायग्नोस किया जाता है? जब वो रीडिंग हमारी 140 के ऊपर चली जाती है, तो 140 से 150 के ऊपर चली गई तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हाई होना चालू हो गया तो हमारा जो है हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लेना चालू, दवा देना चालू कर देते हैं। और इसके 3 ग्रेड होते हैं, एक होता है ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 2, ग्रेड 3, या पुराने सिस्टम में इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी कह देते थे। तो 80 to 90 जो हमारा वो है, जो 90 to 100 अगर डायस्टोलिक है और 140 से 50 तक है तो हम बोल देते हैं कि भाई इसको माइल्ड ब्लड प्रेशर है। 160 से 170, 180 तक, 159 तक भी बोल देते हैं कि ये माइल्ड हाइपरटेंशन है। मॉडरेट हाइपरटेंशन 160 से 159, 160 से लेके और 179 तक हमारा मॉडरेट हाइपरटेंशन है, और 180 या इसके ऊपर से सीवियर हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसी तरीके से जो नीचे की रीडिंग है वो नीचे की रीडिंग में भी इसी तरीके से लेते हैं कि 90 से जो 100 तक है वो हमारा माइल्ड में आता है, 100 to 109 ये मॉडरेट में आ जाता है, और 110 और इससे ऊपर ये जो है सीवियर या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आता है। तो बंधुओं, जो डायग्नोसिस है ये तब एस्टेब्लिश होती है जब 3 मौकों पे लगातार ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई हो। अगर 3 बार नपाने पे, आज नापा, जैसे मान लीजिए हमने 2-3 दिन लगातार नापा, तो 2-3 दिन लगातार नापने पे अगर ब्लड प्रेशर हाई आता है तब हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई इसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर इससे होता है कि कभी कभी हुआ है, फिर कुछ टाइम में बिल्कुल शांत रहता है, नहीं होता है, फिर दोबारा हाई हो गया, या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ तो बीपी हाई हो गया, स्टेबल हो गए तो बीपी नॉर्मल हो गया। लेकिन एक बार अगर दवा स्टार्ट करी जाती है तो ब्लड प्रेशर की दवा को बंद नहीं किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं वो क्या है? सबसे पहला कारण है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है आज है, और उससे भी पहले हमारा आता है स्ट्रेस। जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन है आज, जो एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, हर जगह सुरक्षा की भावना हो गई है, और वातावरण जो बाहर है वो हमारा इतना जो है वो कंड्यूसिव नहीं रहा है। तो एक तो वो बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा होता है लाइफ स्टाइल। अब क्या है, हमारे पास इतने साधन हो गए हैं, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में क्या है कि पहले पैदल चलते थे, आते जाते थे, साइकिल चलाते थे, ये करते थे, तो अभी क्या है, सभी तो कार स्कूटर से जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं, ट्राम में इसमें जा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या है कि वो पैदल चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जो लाइफ स्टाइल चेंज होने से हमारा जो एक्सरसाइज है कम करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरे होते हैं डाइटरी फैक्टर। डाइट हमारी क्या है कि अभी बहुत हमारा जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है तो रिच डाइट हो रही है हमारी, बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, बहुत जो है कैलोरी भी ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड भी खा रहे हैं। तो इन सब से भी जो है एक बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी पे वो फर्क पड़ता है, हो रहा है। तीसरा होता है कि जो हमारा साल्ट इंटेक ज़्यादा है, हम हर चीज़ में चटपटा चाहिए, अच्छा चाहिए, टेस्टी चाहिए, और जो पैक्ड फूड होता है उन सब में नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो घर में भी जो जगह जगह तमाम खाना खा रहे हैं, होटल का भी खा रहे हैं उधर है, तो वो उसको टेस्टी बनाने के लिए नमक ज़्यादा कर दिया जाता है। इससे अगला जो एक कारण होता है, जो फैक्टर है, वो है टोबैको यूज़। हम तंबाकू किसी भी रूप में यूज़ करते हैं, चाहे गुटखा खाते हैं, मसाला खाते हैं, पान खाते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या हुक्का पीते हैं, वो जो तंबाकू है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि ब्लड प्रेशर को प्रेसिपिटेट करता है। फिर होता है एल्कोहल। आज एल्कोहल जो है वो हाई सोसाइटी में और मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में और इवन लोअर क्लास में भी जो एल्कोहल है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। पार्टी थ्रो करना है। पार्टी का मतलब कि भाई उसमें बियर होगी, कोई जो शराब होगी, ये होगा, और बहुत से लोग जो है वो 1-2 पैक को कहते हैं अरे साहब ये तो बिल्कुल डॉक्टर ने भी बता दिया है कि 2 पैक से कुछ नहीं होता है। तो जो एल्कोहल कंजम्पशन है इससे भी हमारे ब्लड प्रेशर पे बहुत फर्क पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड हो गया। इसके अलावा जो एक्सेसिव कॉफ़ी और टी है, एक्सेस में लेने से भी हमारे जो है
वो सिंपैथेटिक टोन बढ़ती है और वो भी हमारे ब्लड प्रेशर का एक कारण होता है। और जो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे लोगों में, कोई सिम्टम जिनमें नहीं होते हैं तो एसिम्टोमेटिक होता है ब्लड प्रेशर, तो वो जो है उसमें आदमी साइलेंटली आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर है और बीपी बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, एक दिन पता लगा कि आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, डेथ हो गई। उन्होंने कहा वो तो ठीक ठाक घूम रहे थे, क्या था, कुछ नहीं था। उन्होंने तो कभी सिर दर्द भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उनको जो है कोई सिम्टम ही नहीं था, ना सिर दर्द था, ना चक्कर था, ना उल्टी आई, ना दिल घबराया, कुछ नहीं हुआ। एकदम सडन डेथ हो गई उनकी, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गए। अब ये जो ब्लड प्रेशर से क्या हमें बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, एक तो जो लगातार ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा रहता है उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे जो है खून में जो चर्बी दौड़ रही है, वो चर्बी जो वेसल्स की दीवार में जमना चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। वो एथीरोस्क्लेरोसिस क्या करती है कि ये पूरी जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम में जो वेसल्स में ये जमती चली जाती है, एक लेयर जमा देती है? और जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है या प्लाक बोलते हैं, वो प्लाक जमा होना चालू हो जाता है। इससे हमारे ब्लड फ्लो में वो ऑब्स्ट्रक्शन आना चालू हो जाता है। दिमाग की नसों में भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कैरोटिड में हो रहा है, हाथ पैर की नसों में भी होगा, हृदय वाले में भी होगा। तो ये जो है कई बार इसलिए एंजाइना भी प्रेसिपिटेट कभी कभी हो जाता है, हार्ट अटैक भी इसी से हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हो जाती है। ऐसे ही ब्रेन में जो हमारे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया तो वहां भी इस्कीमिया के वो हो जाते हैं, तो न्यूरोप्रेक्सिया के अटैक पड़ जाते हैं, जिनको छोटे मोटे वो बोलेगा भाई 2-3 दिन के लिए, किसी को बोलता है अरे साहब उनको लकवा मार गया लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो गए। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से जैसे हार्ट में एंजाइना होता है, इसी तरीके से ब्रेन अटैक होता है। वो 2-3 दिन 4 दिन में रिवर्सिबल होता है, क्योंकि इस्कीमिया हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुई, बाद में वो रिकवरी हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारी एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या है, 180 के ऊपर ब्लड प्रेशर चला गया, ऊपर का या नीचे का 1 से जो है 20 चला गया, 110 के ऊपर चला गया और 220 पहुंच गया, 240 पहुंच गया, तो इससे क्या होता है, एंसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है, आदमी बेहोश हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। ये सबसे बड़ी इमरजेंसी जो है ब्लड प्रेशर में यही होती है कि या तो ब्रेन हेमरेज या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इमीडिएटली फिर हमको ले जाकर जब बेहोशी आनी पड़ती है और जाके पेशेंट को भर्ती कराना पड़ता है और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और ये बड़ी जो है सीरियस कंडीशन होती है, इसमें किसी की डेथ भी हो सकती है। बहुत इमरजेंसी मैनेजमेंट करके ब्लड प्रेशर को काबू में किया जाता है। जो हमारे जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए हम अपना क्या करते हैं कि पहले तो डाइट में चेंज करते हैं कि हमें अपना कैलोरी कंट्रोल करना है। कैलोरी कंट्रोल करके और जो उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं, फैट की मात्रा कम करते हैं और बिल्कुल एक लिमिटेड कैलोरीज हम लेते हैं। डेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, फ्रूट की सर्विंग ज़्यादा लेंगे, सब्जी ज़्यादा लेंगे, सलाद ज़्यादा लेंगे। तो इस तरीके से हमें डाइट में परिवर्तन करना होता है। एक्सरसाइज, बंधु एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटे के लिए हम एक्सरसाइज व्यायाम किसी न किसी रूप में अगर करते हैं, 50 साल से ऊपर हैं, तो आप अगर तेजी से पैदल चलते हैं, ये भी जो है एक व्यायाम है। और इस व्यायाम को करके हम अपने ब्लड प्रेशर को और दिमाग को दोनों को कंट्रोल में रख सकते हैं। और इसके बाद नमक घटा दें। नमक का घटाना, तो नमक घटाएंगे तो हमारा जो नमक क्या करता है कि पानी को खींचता है, तो उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो नमक कम लेंगे तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम रहेगा, तो वो जो है जो हमारा प्रेशर है वो डाउन रहेगा। और इसमें कैल्शियम का और विटामिन डी का हमें इंटेक बढ़ा देना चाहिए। विटामिन डी आजकल मिल नहीं पाती है, हिंदुस्तान में इतनी धूप निकलती है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि हम लोग धूप में, जैसे अंग्रेजों को देखते हैं, वो लोग सी बीच पे जाते हैं, धूप में पड़े रहते हैं वो, लेकिन हम लोग तो धूप में नहीं निकलते हैं, काले हो जाएंगे, इसलिए वो फेस पे भी फेयर एंड लवली लगा ली, पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। जो एक्सट्रीम हीट होती है उन दिनों में जो है हम इसलिए नहीं निकलते कि सब सन स्ट्रोक ना हो जाए, काले ना हो जाए। और जब दूसरा वो होता है सीजन,
तो हम लोग धूप में वैसे नहीं बैठते हैं, कपड़े ओढ़ के बैठ गए, अपना ब्लोअर के हीटर के सामने बैठ गए, लेकिन धूप का सेवन नहीं करते हैं। धूप पड़ेगी भी तो खाली इतने कपड़े पहने रहते हैं कि खाली फेस पे धूप पड़ेगी, तो उससे जो है हमारा उतना विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी लेना भी ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारा सहायक होता है। और इसके साथ में हम जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना है, भजन सुन रहे हैं, और मेडिटेशन, आप जो है ध्यान लगाते हैं, भजन पूजा करते हैं, अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, 1 अध्याय के गीता का पाठ रोज करते हैं, और कोई भी अच्छा लिटरेचर करके, और अपनी कोई भी जो भी हॉबी है, किसी को म्यूजिक की हॉबी है, किसी को खेल की हॉबी है, किसी को जो कुछ भी जो हॉबी है वो अपना हम हॉबी का काम करें। 1 घंटा हम अपने जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए दें, रिलैक्सेशन के लिए दें, सुबह शाम मेडिटेशन करें, और अगर कुछ यौगिक एक्सरसाइज भी होती हैं, योगासन होते हैं, योगासन को भी करें। लेकिन जो जितना ज्यादा बहुत ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट करा जाता है कि वो योगा हर चीज का क्योर है, आसन से ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन से या यौगिक टेक्निक से आपका 10 मिलीमीटर तक का कंट्रोल हो सकता है। अगर किसी का बहुत मामूली ब्लड प्रेशर है वो उससे कंट्रोल हो सकता है। उसके चक्कर में लोग योग के चक्कर में दुष्प्रचार से दवाई छोड़ के न बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो है लोग यही प्रचार करते हैं कि नहीं साहब इससे जो है ये क्योर हो जाता है और ये सारी चीजें क्योर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। योग जो है वो आपके माइंड को रिलैक्स करने में सहायक है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, आप जो एज की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है, आप जैसे जैसे एजिंग होती है तो हमारे खून की नलियां वो टाइट हो जाती है, स्क्लीरोसिस हो जाती है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब उसमें योग क्या कर लेगा? हमें जो है बहुत सारी चीजों में भाई योग से आपका 10 मिलीमीटर का फर्क पड़ेगा। अब मान लिया ब्लड प्रेशर किसी का 190 है, 190 100 है, 190 जो है 110 है, तो उसमें योग से आप कितना घटा लोगे? तो इसलिए हमें दुष्प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं, चेकिंग कराएं, हार्ट की भी, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है अपना हार्ट का भी चेकअप कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का भी चेकअप कराना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए, टीएमटी करानी चाहिए, और सारी जो है मॉनिटरिंग हमें ब्लड प्रेशर की और ये टेस्ट की 6 मंथली कम से कम करानी चाहिए। 6 महीने में नहीं कराते हैं तो 1 साल में 1 बार कम से कम हमें अपना जो है वो, अगर 50 साल के ऊपर है तो टीएमटी, ईसीजी, और जो डायबिटीज है, डायबिटीज तो जरूर है भाई 6 मंथली हमें करा लेनी चाहिए। और HbA1c 3 महीने या 6 महीने में हमें 1 बार कराते रहना चाहिए। जिनको बिल्कुल डायबिटीज नॉन डायबिटिक है उनको भी साल में 1 बार तो HbA1c जरूर करा लेनी चाहिए। बंधुओं, जो हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है इनसे और क्या हो सकता है कि भाई जो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है ब्लड प्रेशर से, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, और आंखों में रेटिनल हेमरेज हो सकती है, विट्रियस हेमरेज हो सकती है। तमाम जो है जो हेमरेज होते हैं, कभी अचानक होता है कि भाई आप बैठे हुए हैं एकदम रेटिना में जो है वो हेमरेज हो गई या विट्रियस हेमरेज हो गई। तो ये जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर के ऐसे होते हैं जो कि आपको डैमेज कर देते हैं, किडनी को डैमेज कर दिया, वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर दिया, और दूसरी डिसीजेस को भी प्रेसिपिटेट करते हैं। और ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज और किडनी डिसीज, ये चारों इंटर रिलेटेड है। अगर एक बीमारी है तो उनके साथ में दूसरी बीमारी भी धीमे धीमे आपको पकड़ लेती है। और बंधुओं, एक खास पॉइंट और है कि ब्लड प्रेशर में 50% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। हमारे यहाँ 46% लोगों को ये पता चल पाता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। बाकी लोग 46% को जो है तकरीबन मोटा मोटी ये मानिए कि 50% लोगों को ही डायग्नोस हो पाता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। 50% लोगों को तो पता ही नहीं लग पाता है। और जिनको पता लग पाता है उनमें से भी सिर्फ 20% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ज्यादातर कारण क्या होते हैं कि लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं, देगा दवाई खाई, बीपी चेक कराया, देगा बीपी नॉर्मल आ रहा है। 2-4 सिटिंग में, 2-4 कंसल्टेशन में डॉक्टर के पास जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है तो आदमी फिर क्या करता है कि दवाई खाना छोड़ देता है। वो समझता है कि यार ये डॉक्टर जो है बार बार दवाई लिख देता है, अब तो मैं ठीक हो गया। और ये डॉक्टर जो है बार बार दवा लिख देता है इस चक्कर में, क्योंकि इसको फीस लेनी है मुझसे पैसे झाड़ने हैं, इसलिए ये बार बार मेरे को दवा लिख देता है। बंधुओं, इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, किडनी डिसीज है,
इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये क्योरेबल नहीं है। चाहे कोई कितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चाहे योग के जो हमारे जो योगा टीचर है जो कि इतना दावा करते रहते हैं, किसी भी इन बीमारियों को आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इनको क्योर नहीं कर सकते हैं। ये कंट्रोलेबल है, नॉट क्योरेबल। सो इस भ्रम में कभी नहीं पड़े। लोग चीप पॉपुलरिटी के लिए इस तरीके का भ्रमजाल फैलाए रहते हैं, चैनल्स पे भी फैलाते हैं, वैसे भी अखबारों के जरिए ही फैलाते हैं। सो इस चक्कर में नहीं पड़े। अपना जीवन बहुत बहुमूल्य, अपना रेगुलरली, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है और जिनकी आयु 20 साल से ऊपर है, उनको कम से कम साल में एक बार बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। और जिनको ब्लड प्रेशर है उनको जरूर है कि भाई मंथली चेकअप अपना या 3 मंथली चेकअप डॉक्टर से कराते रहना चाहिए और दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए। और जो मेडिटेशन है, योग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, इनसे इन चीजों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आपकी दवा की डोज कम हो सकती है, लेकिन इस भ्रम में न रहें कि उनकी दवा बंद हो जाएगी। सिर्फ माइल्ड ब्लड प्रेशर एक ऐसा जो है जिसमें बहुत मामूली ब्लड प्रेशर होता है 10-5 मिलीमीटर वाला, वही जो है वो मेडिटेशन से और ध्यान से और योग से कंट्रोल होता है। तो इसलिए भ्रम से बचें और अपने जीवन बहुत बहुमूल्य, उस जीवन का ख्याल रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें और बिल्कुल प्रसन्न रखें। जय हिंद, जय भारत।